हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। आपको आपसे ज़्यादा कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है। देखिए, हो सकता है आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएं कि तुमसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, तुम कुछ और कर लो, ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी क्षमता सबसे बेहतर पता होती है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं, किस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आप खुद से ये बोलिए कि हाँ, ये संभव है और मैं ये कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी, आप कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते हैं। और आपके आसपास भी पॉजिटिव लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें। लेकिन जो असल मोटिवेशन है वो खुद आप स्वयं हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, कृषि विधेयकों पर बड़ा घमासान, हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफा। ध्वनिमत से पारित हुए 2 विधेयक, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने किया विरोध। दूसरी न्यूज़ है कि सांसदों विधायकों के लंबित मामलों में रोजाना हो सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मांगी है कार्य योजना। और तीसरी न्यूज़ है कि चीन संग विवाद में भारत का मजबूत और प्रत्यक्ष साथ देगा अमेरिका। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। विधेयक तो था किसानों की खुशहाली का, लेकिन विपक्ष ही नहीं, राजनीतिक दबाव में आए अकाली दल ने भी सरकार की ओर से पेश 2 कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए न सिर्फ विरोध किया, बल्कि मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर एक नया मोड़ भी दे दिया। दरअसल यह पहली बार है कि मोदी सरकार में किसी गठबंधन दल ने सदन में इस्तीफे की घोषणा की है। हालांकि हंगामे के बावजूद ध्वनिमत से दोनों विधेयक पारित हो गए हैं। इससे पूर्व सदन में कांग्रेस के एक सदस्य ने विधेयक की प्रति फाड़कर विरोध जताया। माहौल कुछ इस कदर गरमाया कि किसानों पर चर्चा की बजाय राजनीति पर चर्चा हो गई। विपक्ष पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए आईना दिखाया। उन्होंने घोषणा पत्र पढ़कर बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ऐसे विधेयक की बात कही गई थी। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक तथा कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक को लेकर पहले दिन से संसद से सड़क तक गर्मी दिख रही है। नेक्स्ट है कि सांसदों और विधायकों के लंबित मामलों में रोजाना हो सुनवाई। पूर्व और वर्तमान सांसदों विधायकों के खिलाफ देश भर की अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा है कि वे उनके यहाँ लंबित ऐसे आपराधिक मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष लगाएं, विशेषकर जिन मामलों में कोर्ट ने रोक आदेश जारी कर रखा है। उनमें पहले यह देखा जाए कि रोक जारी रहना जरूरी है कि नहीं। अगर रोक जारी रहना जरूरी है तो उस मामले को रोजाना सुनवाई करके 2 महीने में निपटाया जाए, इसमें कोई ढिलाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस काम में कोरोना महामारी बाधा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सारे मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुने जा सकते हैं। अपनी तीसरी न्यूज़ पर आते हैं। तीसरी न्यूज़ है, चीन संग विवाद में भारत का मजबूत और प्रत्यक्ष साथ देगा अमेरिका। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद में भारत को जरूरत पड़ी तो वह उसके साथ मजबूत और प्रत्यक्ष समर्थन देगा। भारतीय सीमा पर यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भी चीन पूरे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना आक्रामक व्यवहार नहीं छोड़ रहा। वह अपनी विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहा है। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी ने कही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उप सहायक लीजा कटिंग्स ने कहा, चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताज़ा हरकत ने अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी के महत्व को और बढ़ा दिया है।
वियतनाम को समुद्र में मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित करना, हांगकांग के स्वशासन के फार्मूले को कमजोर करना, जापान के नज़दीक समुद्र में युद्धपोत की तैनाती और भारतीय सीमा में घुसपैठ ऐसी हरकतें हैं जो चीन ने हाल के दिनों में की है। चीन ने यह सब तब किया जब सभी देश उसकी पैदा की हुई कोविड महामारी से जूझ रहे हैं। तो ये नेशनल न्यूज़ थी 3 हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो न्यूज़ है, विशेषज्ञ बोले वैक्सीन में होगी देरी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अक्टूबर में हम जारी कर देंगे। अमेरिका इन दिनों 2 सवालों से जूझ रहा है। पहला, कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी? दूसरा, क्या मास वैक्सीन से ज़्यादा कारगर है? इन पर राष्ट्रपति और देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों की राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडफील्ड की ये दलीलें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रेडफील्ड की ये दलीलें रास नहीं आई हैं। कुछ घंटे बाद वह पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, मैंने उनका बयान देखा और उन्हें बुलाकर बात की। मैंने उनसे पूछा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सीडीएस प्रमुख ने गलती कर दी है। मुझे नहीं लगता कि उनका आशय यह रहा होगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन हमारे पास होगी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भारतीय निर्यात को मिलेगा दम। तीनों देशों का चीन से कारोबार घटाने पर जोर, चीन का वर्चस्व होगा समाप्त। ऑटो सेक्टर पर जीएसटी दर अधिक नहीं। और तीसरी न्यूज़ है कि मंडी की खामियों ने ही बोए नए केंद्रीय कानून के बीज। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का व्यापारिक समूह बनने से भारतीय निर्यात को दम मिलने की उम्मीद है। इस व्यापारिक समूह को लेकर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों के बीच बैठक भी हो चुकी है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस समूह में जल्द अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इन 4 देशों के बीच व्यापारिक समूह बनने से विश्व की सप्लाई चेन में चीन का वर्चस्व भी समाप्त होगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों ही चीन से व्यापार में कमी लाना चाहते हैं, जिसका सीधा फायदा भारत को होता दिख रहा है। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा चीन से किए जाने वाले आयात का 10% भी भारत के हिस्से में आ जाए तो घरेलू बाजार से निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और भारत में वर्ष 2018 में 30 अरब डॉलर यानी 2.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया गया, लेकिन इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ 200 अरब डॉलर, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के अमेरिका के साथ 88.75 अरब डॉलर का कारोबार किया। वहीं पिछले वर्ष अमेरिका और चीन का आपसी कारोबार 659.8 अरब डॉलर का रहा। अमेरिका ने इस अवधि में चीन से 419.2 अरब डॉलर का मूल्य आयात किया। जापान और चीन का आपसी कारोबार 300 अरब डॉलर से अधिक रहा, जबकि भारत और जापान का द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2018 में सिर्फ 17.6 अरब डॉलर था। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑटो सेक्टर पर जीएसटी दर अधिक नहीं। भारत में ऑटो सेक्टर पर जीएसटी दर अधिक होने के कुछ विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों के आरोप को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि दुनिया भर में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, लेकिन भारत में जीएसटी की दर 28%, इससे पहले की व्यवस्था में वैट, उत्पादन शुल्क व अन्य शुल्कों से जोड़ने से कम ही है। सरकार ने इन कंपनियों को सलाह दी है कि उन्हें जीएसटी में कटौती की मांग के बदले मैन्युफैक्चरिंग लागत घटाने और विदेश स्थित अपनी मूल कंपनी को दी जाने वाली रॉयल्टी घटानी चाहिए। सरकार यह भी मानती है कि ऑटो कंपनियां बाजार की बदलती मांग के मुताबिक अपने उत्पाद को नहीं बदल पा रही हैं। जिन कंपनियों ने ऐसा किया है उनके उत्पादों की मांग पहले से भी बढ़ी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मंडी की खामियों ने ही बोए हैं नए केंद्रीय कानून के बीज। नए केंद्रीय कृषि विधेयकों के खिलाफ कुछ राजनीतिक दल, कुछ किसान संगठन और नेता भले ही खड़े हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान मंडी की खामियों ने ही इसके लिए आधार तैयार किया है। किसानों के भले के लिए जिन सिद्धांतों पर मंडियों की स्थापना की गई वही बदलते समय के साथ विकृत होने लगे। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक तथा कृषि उत्पाद
व्यापार और वाणिज्य विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के तहत नई व्यवस्थाएं अगर सही तरीके से जमीन पर उतरी तो मंडी किसानों की शर्त पर चलेगी, आढ़तियों की शर्त पर नहीं। मंडियों के तीन प्रमुख आधार थे। पहला, कृषि उपज की खुले में बोली लगती थी, जिसमें अधिकतम बोली ही कीमत का आधार बनता था। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि किसानों और आढ़तियों के बीच जुबान, विश्वास और साख का जो रिश्ता होता था, उसे मंडियों में गिने चुने आढ़तियों की गुटबंदी ने लगभग खत्म कर दिया। दूसरा, बोली में लगी कीमत के भुगतान की गारंटी होती थी, लेकिन उपज की कमजोर गुणवत्ता, बाजार में मांग नहीं, अनाज नहीं बिक पाएगा और ऐसे ही ना जाने कितने बहाने की आड़ में आढ़तियों ने किसानों को अपना उत्पादन औने पौने मूल्य में बेचने के लिए मजबूर कर दिया था। भुगतान की भी कोई समय सीमा नहीं रही। किसानों को जल्दी हो तो 9 नगह न 13 उधार की तर्ज पर जो मिले वही लेकर लौटना पड़ता था। तीसरा, मंडियों में उपज के वजन की गारंटी नहीं थी, लेकिन खामियां इस कदर बढ़ती गईं कि इसमें भी धर्म काटा, चाहे जो वजन बताए। लेकिन आढ़तियों की नज़र में उपज में नमी, कचरा, कंकड़ और कई अन्य वाहनों के साथ वाणिज्यिक दाम में थे भी कुछ ना कुछ कटौती कर लेना आम हो गया। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, शिवसेना की जागीर न बनने पाए मुंबई। शिवसेना गुंडा राज को प्रशय देकर देश के सबसे उदार शहर को नफरत के सैलाब में बहाने पर आमादा है, और इसी पर लिखा गया आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, सिया सुन्नी फसाद से जूझता पाकिस्तान। दूसरे मजहब के लोगों की क्या कहें, आज पाकिस्तान में मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, और इसी पर लिखा गया आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है इस्लामाबाद स्थित पत्रकार एवं यूट्यूबर आरजू काजमी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, बरगलाने वाली राजनीति। जिस तरीके से कई विधेयक को लेकर कांग्रेस विरोध करती है, केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, भाजपा का, वो राजनीति सिर्फ बरगलाने वाली है और कुछ नहीं। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। शिवसेना की जागीर न बनने पाए मुंबई। देश में लोकतंत्र एवं विधि के शासन पर भरोसा करने वालों को शिवसेना के उन कुछ तौर तरीकों की कड़ी निंदा करनी चाहिए जिनके तहत पार्टी नेताओं ने न केवल कंगना रनौत पर अनाप शनाप टिप्पणियां की, बल्कि उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। यह पूरे देश ने देखा कि कथित अनियमितताओं का नोटिस भेजकर किस तरह महज 24 घंटे में ही पाली हिल स्थित कंगना के दफ्तर को गिरवा दिया गया। इसके लिए हिमाचल से उनके मुंबई आगमन का इंतजार तक नहीं किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री को धमकाने वालों में राज्य के गृह मंत्री भी शामिल रहे। यह एक किस्म के गुंडा राज की ही निशानी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना का बचाव कर उचित ही किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के रवैये की निंदा करते हुए कंगना को बदले की राजनीति का शिकार बताया। ठाकुर ने केंद्र से कंगना के लिए वाई श्रेणी सुरक्षा देने का अनुरोध किया ताकि मुंबई में उनकी हिफाजत हो सके, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। बंबई हाईकोर्ट में बीएमसी को कंगना का दफ्तर गिराने की कार्रवाई पर एकदम सही लताड़ लगाई है। अदालत ने कहा कि इसमें बदले की बू आती है। बीएमसी जिसे अवैध निर्माण बता रही है वह रातों रात नहीं हुआ। हालांकि निगम की नींद अचानक ही टूटी। उसने कंगना को तब नोटिस जारी किया जब वह शहर से बाहर थी और नोटिस के महज 24 घंटे के भीतर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी कर दी गई। यह बीएमसी के दुर्भावनापूर्ण रवैये की ओर संकेत करता है। शिवसेना कंगना को इसके लिए कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने मुंबई, महाराष्ट्र और मराठी लोगों का अपमान किया है। यह निराधार है। कंगना ने इनमें से किसी पर भी हमला नहीं किया। उन्होंने शिवसेना के गुंडागर्दी भरे तौर तरीके पर हमला किया है। शिवसेना गुंडा राज को आश्रय देकर देश के सबसे उदार शहर को नफरत के सैलाब में बहाने पर आमादा है। शिवसेना का यह मुगालता भी दूर किया जाना चाहिए कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत की इकलौती उत्तराधिकारी है। दुनिया भर में फैले भारतीय शिवाजी को सार्वकालिक महानतम राजाओं में गिनते हैं। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक पुरुष भी माना जाता है। भारतीय सभ्यता के मूल्यों की रक्षा में अपने पराक्रम से अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें
गुजरातियों द्वारा सराहा जाता है। ऐसे में शिवसेना द्वारा उन्हें केवल मराठी अस्मिता तक सीमित रखने के प्रयासों का अवश्य ही प्रतिकार किया जाना चाहिए। अब शिवसेना नेता यह कह रहे हैं कि मुंबई ने फिल्म और टीवी से जुड़े कलाकारों को आखिर क्या नहीं दिया, यह बताते हुए वे क्यों भूल जाते हैं कि इन शख्सियतों ने मुंबई को क्या दिया। मुंबई आज जिस मुकाम पर है उसमें कारोबार से लेकर मनोरंजन जगत की बेहतरीन प्रतिभाओं का अहम योगदान है। उन्होंने अपने उद्यम और निवेश से यहाँ बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और करोड़ों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और केरल से लेकर देश के तमाम हिस्सों के लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए मुंबई आए और अपनी मेहनत के दम पर इसे एक मुकाम पर पहुंचाया। अगर गुजरातियों को बाहर निकाल दिया जाए तो मुंबई के कारोबारी जगत में क्या शेष रह जाएगा। इसी तरह पंजाबियों के बिना बॉलीवुड क्या स्थिति रहेगी। ऐसे में शिव सैनिकों को वापस अपने खेल खोल में लौटना होगा। यदि वे अपनी क्षुद्र राजनीति पर अड़े रहेंगे तो पूरे देश की दुश्मनी मोल लेंगे। नेक्स्ट है शिया सुन्नी फसाद से जूझता पाकिस्तान। पाकिस्तान में आजकल हर जगह और खासकर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में शिया काफिर के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। यहाँ ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरकर इस तरह के नारे लगाएं। ऐसा लगता है कि सेना से जुड़ी भ्रष्टाचार की खबरों से आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शिया विरोध ताकतों को उकसाया गया है। ध्यान रहे कि जब इस्लाम आया तब उसमें शिया सुन्नी जैसी कोई बात नहीं थी और न ही कुरान में मुसलमानों को विभिन्न धर्मों में बांटकर देखा गया है। बाद में जब शिया सुन्नी वजूद में आए तब भी दोनों के बीच नफरत जैसी कोई बात नहीं थी। मैंने अपने बचपन में कभी नहीं देखा कि शिया सुन्नियों ने किसी मजहबी बात पर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया हो, लेकिन अब उनके बीच बैर भाव बढ़ रहा है। यह तब है जब दोनों ही मोहम्मद साहब को मानते हैं। पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान एक शिया देश है और सऊदी अरब एक सुन्नी देश है। पाकिस्तान के दोनों से ही रिश्ते हैं, लेकिन वह ईरान से ज़्यादा सऊदी अरब के करीब है। सऊदी अरब और ईरान में बहुत ज़्यादा तलखी रहती है। पाकिस्तान को कई बार मजबूरन सऊदी अरब का साथ देना पड़ता है, लेकिन वह ईरान को भी नाराज नहीं कर सकता है। यदि शिया सुन्नी की लड़ाई को रोका ना गया तो पाकिस्तान के ईरान से रिश्ते खराब हो सकते हैं। वक्त की ज़रूरत है कि सत्ता प्रतिष्ठान दोनों पक्षों के लोगों को गंभीरता से समझाए। पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद थमा नहीं तो वह भारत के मुसलमानों को भी प्रभावित कर सकता है। आखिर यहाँ के तमाम मुसलमान भारत से ही आए हैं। पाकिस्तान की तरह भारत में भी शिया मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। पाकिस्तान में उपजा शिया सुन्नी फसाद दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों में भी अपनी असर दिखा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस फसाद की जड़ पाकिस्तान ने खुद ही तैयार की है। पाकिस्तान में हर स्तर पर लोगों को मरना मारना ही सिखाया जाता है। यदि कोई आपकी बातों और खासकर मजहबी नज़रिए को नकारता है तो उसे मार देने की बात पाकिस्तान में आम हो गई है। सोच यह बना दी गई है कि अगर मरने मारने में जान भी चली जाए तो हर्ज नहीं, क्योंकि जन्नत मिलेगी। इस कट्टर सोच के चलते पाकिस्तान में आज हर कोई एक दूसरे के लिए काफिर जैसा है। इमरान खान एक कमजोर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें सत्ता में आए अच्छा खासा समय हो गया है, लेकिन इस बीच उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। एक बड़ा वर्ग है जो उन्हें हटाना चाहता है। उन पर चौतरफा दबाव है, लेकिन पाकिस्तान में शिया सुन्नी के नाम पर जो हो रहा है उसे उन्हें रोकना ही होगा। उन्हें दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक अमन पसंद देश के रूप में पेश करना होगा, नहीं तो उनकी सरकार और पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तीसरा आर्टिकल है बरगलाने वाली राजनीति। दुष्प्रचार और संकीर्ण स्वार्थों की राजनीति कैसे कैसे गुल खिलाती है, इसका ताजा उदाहरण कृषि से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध है। जब इन विधेयकों को अध्यादेश के रूप में लाया गया तो आम तौर पर उनका स्वागत किया गया, लेकिन जब उन्हें कानून का रूप देने की कोशिश की जा रही है तो कुछ दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए संसद के भीतर और बाहर उनके विरोध में खड़े होना पसंद कर रहे हैं। चूंकि नई व्यवस्था में आड़तियों और बिचौलियों के वर्चस्व को चुनौती मिलने जा रही है, इसलिए यह मानने के अच्छे भले कारण है कि इन विधेयकों के विरोध के पीछे वे और उनके संरक्षण समर्थन देने वाले नेता ही हैं। इससे भी समझा जा सकता है कि इन विधेयकों का सबसे अधिक विरोध उन राज्यों
में खास तौर पर हो रहा है, जहां आड़तियों का वर्चस्व राजनीतिक दल किसान हितैषी होने का दिखावा करने के लिए किस तरह एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। इसका सटीक उदाहरण है कि हरसिमरत कौर का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा। इसमें संदेह नहीं है कि यह इस्तीफा केवल इसलिए दिया गया है कि ताकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल स्वयं को कांग्रेस से आगे दिखा सके। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। एक न्यूज़ है इसमें स्पोर्ट्स पेज में कि वनडे रैंकिंग में कोहली पहले स्थान पर कायम। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजों की आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान कायम रखा है, जबकि इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो हाल के में समाप्त हुए सफ़ेद गेंद की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे। कोहली 871 अंक और उप कप्तान रोहित शर्मा 855 अंक के साथ रैंकिंग के दूसरे पायदान पर हैं। कोविड-19 के कारण लगे ब्रेक के चलते पिछले कुछ समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने रैंकिंग में अपना स्थान कायम रखा है। तो ये 18 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।